बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह हुसैन और मेरे तमाम काश्तकार भाई एक दफ़ा फिर ज़राअत से ज़िंदगी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं आज का प्रोग्राम बड़ा मज़ेदार और मीठा होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे फलों के बादशाह आम की। और आम जो कि हम सबका पसंदीदा फल है, इसका सीज़न जो है बस शुरू हो चुका है और इसका नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आम सामने पड़ा हो तो कौन है जो कि इनकार कर सकता होगा। ज़राअत से ज़िंदगी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बायर आपको बताता है कि ज़राअत के से जुड़ी हुई मुख्तलिफ जो मुश्किलात हैं और ज़मींदार भाइयों को जो मुफीद मालूमात फराहम करना कि किस तरह से वो अपनी पैदावार से और अपनी फसल से बेहतरीन और मयारी मुनाफा और पैदावार हासिल कर सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आम की पैदावार को बढ़ाया जाए और जो लोग ऑलरेडी आम के बागात लगा रहे हैं वो भी इससे बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आम की पैदावार को आसानी से 50% बढ़ाया जा सकता है और इस सिलसिले में ना सिर्फ ज़रूरी माहिरीन काविशें कर रहे हैं बल्कि बायर के माहिरीन जो हैं वो भी बागबानों की और आम के काश्तकारों की रहनुमाई कर रहे हैं। और बायर का भरपूर आम प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बायर का भरपूर आम प्रोग्राम काश्तकार भाइयों में बहुत मकबूल है। हमारे काश्तकार भाई जो कि इस प्रोग्राम में जो मालूमात दी जाती हैं उससे फ़ायदा उठाते हैं और खुश हैं क्योंकि इससे ना सिर्फ पैदावार में इजाफा हुआ बल्कि उन्होंने बेहतरीन मुनाफा भी कमाया। आम की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, आम के बागों और दरख्तों में क्या मसाइल हैं, कौन सी बीमारियाँ होती हैं, कौन से कीड़े मकोड़े हैं जो कि हमलावर होते हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और डायरेक्टर मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान हैं। तशरीफ लाएंगे जनाब अब्दुल गफ्फार भीवाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तशरीफ साहब, बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त दिया। अच्छा, मुझसे पूछे ना तो मुझे तो सबसे ज़्यादा किसे कहना चाहिए अनमोल बहुत पसंद है, सफ़ेद चौसा बहुत पसंद है, बाकी चीज़ें जो है। लेकिन आपसे हम जानना चाहिए कि आपके ख्याल में आम की वो कौन कौन सी इकसाम है जो ज़्यादा मार्केट में पसंद की जाती हैं, प्रॉफिटेबल हैं और जो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? आम की वैसे तो बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन 8 से 10 इकसाम ऐसी हैं जो मार्केट में जानी पहचानी जाती हैं और तमाम ज़मींदार तकरीबन उसको कमर्शियल लेवल पे ग्रो करते हैं। उनमें दुसहरी किस्म है, उसके बाद लंगड़ा है, मालदा भी है, चौंसा समर बेश्त है, सिंदड़ी है, काला चौंसा है, सफ़ेद चौंसा है, चिनाब गोल्ड है और रटोल लेट भी है एक किस्म ना। तो ये किस्में हमारी मार्केट में जानी पहचानी जाती हैं, लेकिन इनमें से 3-4 किस्में ऐसी हैं जो बाहर की मार्केट्स में ज़्यादा मकबूल हैं और वो बाहर तिजारती पैमाने पे वही किस्में ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं। उनमें सिंदड़ी है और सफ़ेद चौंसा है। अच्छा, इसके अलावा 2 और नई अक़साम हैं जो तेज़ी से पॉपुलर हो रही हैं एक्सपोर्ट के लिए। उनमें एक मिड सीज़न की किस्म है चिनाब गोल्ड और एक लेट सीज़न है अज़ीम चौंसा। तो ये इस लिहाज से अब 4 अक़साम हैं आम की जो बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं और ख़ूब पैसे बना रही हैं। अच्छा, लेकिन हमारे जो कि आम लगे हैं तो वो जो मुझे पता है कि बहुत मसले होते हैं उसमें से फल लेने के लिए, और ख़ास तौर पे जो बूर लगता है तो बूर लगता बाज़ों का भरपूर बूर लगता है, लेकिन जब फसल की बारी पैदावार की बारी आती है तो पैदावार उतनी नहीं मिलती क्योंकि वो वक्त से पहले गिर जाते हैं। उस पर मुख्तलिफ ज़ाहिर है बीमारियाँ होंगी जिसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन ये जो बूर लगने से पैदावार तक का मरहला जिसे आप प्री हार्वेस्ट कह रहे हैं, इसके बारे में हम चाहेंगे कि तफसील से बताएं कि काश्तकार को इस पर कैसे तवज्जो देनी चाहिए, वो कौन सी ख़ास चीज़ें जो करने की ज़रूरत है। जी, ये जो बूर निकलने का मरहला है ये हम इसको कहते हैं कि ये सबसे नाजुक और सबसे सेंसिटिव एक टाइम है कि बूर निकलने के बाद अगर खुदा न खास्ता ज़ाया हो जाए तो फिर ये देख लें कि फसल बर्बाद हो जाती है और ये दोबारा अगले साल इन्हीं दिनों में दोबारा बूर निकलता है और फिर ये बूर निकल नहीं सकता। तो इसलिए इस मरहले पे जितनी तवज्जो की ज़रूरत होती है वो अगर ना दी जाए तो पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। दोनों अलग अलग मैनेजमेंट। अलग। तो पहले हम कीड़ों की मैनेजमेंट के ऊपर आपसे जानना चाहेंगे। वैसे मैं तो हैरानी हो गई हूँ कि कितना सारा एक आम के पीछे कितनी सारी जो है वो साइंस है और कितनी मैनेजमेंट है उसके मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स की। लेकिन पहले कीड़ों मकोड़ों के बारे में बताएं कि वहाँ पे क्या हिफाजती इक़दाम हैं जो कि काश्तकार ले सकते हैं। जब बूर लगना शुरू होता है उस वक़्त से लेके फल तोड़ने तक
बहुत से कीड़े और बीमारियां हैं जो पौधे के ऊपर हमलावर होती हैं। तो कीड़ों में आम तौर पे आम का तेला है जो बहुत ज़्यादा अहम है, मैंगो मिली बग है, मैंगो की मिजेज़ हैं, गाल इंसेक्ट्स हैं, फ्रूट फ्लाई है। ये ऐसे इंसेक्ट हैं जो तकरीबन हर बाग में पाए जाते हैं और बेतहाशा नुकसान का बायस बन सकते हैं। इनके ऊपर तवज्जो देना, इनको पहचानना टाइम पे और सही वक्त पे इनका कंट्रोल करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह बीमारियां हैं बहुत सारी, जिनमें एंथ्राकनोज़ है, ब्लॉसम ब्लाइट है, पोड्री मिल्ड्यू है, मैंगो मालफॉर्मेशन है, डाईबैक की डिज़ीज़ है जो पौधे के ऊपर बाद में आती है। ये भी सब बेतहाशा अहम है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझने की है कि जो आम की बीमारियां हैं उनकी कंट्रोल की स्ट्रेटेजी मुख्तलफ है और जो कीड़े हैं उनको कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजी बिल्कुल मुख्तलफ है। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं जिनके ज़रिए हम कीड़ों और बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। तो ग्रेवाल साहब, बीमारियों के लिए भी क्या यही स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि आपने जिक्र किया था कि आम के ऊपर बीमारियां अलग से हैं और कीड़ों की मैनेजमेंट तो आपने तफसील से बता दी कि आप ऑब्जर्व करें काश्तकार, और जब उन्हें लगे कि एक खास तादाद से ज्यादा हमला हो रहा है कीड़ों का और नुकसान देने वाले कीड़ों का, तो फिर वो जो भी उसके लिए मखसूस जहर है उसका स्प्रे करें। बीमारियों के लिए, बचाव के लिए क्या करें? बीमारियों के बारे में तफसील से बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारी? जी, आमतौर पर कीड़े के तदारुक का यही होता है कि कीड़े की मॉनिटरिंग की जाती है, फूलों को या बढ़ोतरी को। जब भी किसी कीड़े का हमला होने का ख़तरा हो तो पौधे को बगौर उसका जायज़ा लेते रहते हैं और देखते हैं कि कीड़ा तो मौजूद है, लेकिन क्या ये इतनी तादाद में है कि इसके ऊपर स्प्रे करके इसको कंट्रोल किया जाए। बाज़ औक़ात चूँकि दोस्त कीड़े भी होते हैं, वो इनको कंट्रोल करते रहते हैं, तो इसलिए बेजा केमिकल ज़हरों का इस्तेमाल जो है वो गैर मुनासिब समझा जाता है और ये ठीक भी नहीं है। अच्छा, इसी तरह जब हम देखें कि इसका जो हमला है वो एक हद से ज़्यादा हो गया है और अब फसल को नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर जो मुनासिब इंसेक्टिसाइड है वो हम पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि इसका कंट्रोल हो जाए। लेकिन जो बीमारियां हैं उनके कंट्रोल की स्ट्रेटजी बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे कीड़े का मैंने बताया कि हम देख के जब इसका अटैक हो फिर इसको कंट्रोल करते हैं। बीमारी का सिर्फ मौसम और सीज़न को सामने रखते हुए हम इसका कंट्रोल शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा कंट्रोल हिफाजती कंट्रोल है कि बीमारी को आने से पहले, खा वो ब्लॉसम ब्लाइट है, खा वो एंथ्राकनोज है, खा वो पोड्री मिल्ड्यू है, इसको हमने आने से पहले कंट्रोल करना है, तो यही सक्सेस होती है। अगर बीमारी आ जाए तो फिर समझे फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो इसलिए हम इसके हिफाजती स्प्रे ही करते रहते हैं ताकि हमारी फसल किसी भी तरह मुतासर ना हो। ग्रेवाल साहब, जितनी बीमारियां और कीड़ों का आपने जिक्र कर दिया, जितने मरहलों का आपने जिक्र कर दिया, मुझे तो नहीं लगता कि आम के जो काश्तकार हैं वो कोई एक लम्हा भी सुकून से गुजारते होंगे। अच्छा, ये जो बीमारियों के ख़िलाफ़ हिफाजती स्प्रे है, इसकी एक पूरा एक इसका पैकेज है और इसका तरीक़ाकार है एक, कि जब 30-35% बूर पौधे के ऊपर निकल आता है, जैसे हम आम तौर पे ज़िम्मेदारों को ये समझाते हैं कि जब पौधे की चोटी के ऊपर आपको बूर नज़र आना शुरू हो जाए, क्योंकि वहाँ सबसे पहले बूर निकलता है, और सूरज वाली साइड पे आपको बूर नज़र आना शुरू हो जाए, तो उस वक़्त ये जो स्टेज है ये हम कहते हैं कि 30-35% बूर निकल आया है। तो इस वक़्त इन पौधों को स्प्रे कर देना चाहिए। और ये जो स्प्रे हैं ये मुख्तलिफ हैं, हम इनको कहते हैं ये कॉन्टैक्ट फंजासाइड हैं। और उसके बाद जब ये पेनिकल बढ़ने शुरू होते हैं तेज़ी के साथ, ये रोज़ तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, तो फिर जो हम इनके ऊपर स्प्रे करते हैं वो सिस्टमिक फंजासाइड के करते हैं, तो वो इनको प्रॉपर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो ये बेसिकली आम तौर पे फ्लावरिंग के सीज़न में 2 से 3 स्प्रे किए जाते हैं। इससे जो है ये बूर की सारी बीमारियां मैनेज हो जाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अगर फल लगने के बाद बारिशें हो जाएं ज़्यादा, तो फिर भी हमें एक फंजासाइड स्प्रे करना पड़ता है ताकि फल के ऊपर जो बीमारी है वो कंट्रोल हो सके, और फल को हार्वेस्ट जब हम करें, फिर जब पेटियों में डालें, तो जब पकने के लिए तैयार हो तो वहाँ पे स्टेम एंड राट और बॉडी राट्स की शक्ल में ये फल का नुकसान ना करे। तो ये इसी तरह एक बूर का टाइम या फिर बारिशों के बाद फल के ऊपर बीमारियों को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने टाइमिंग बताई है, जैसे तेला की आपने मैनेजमेंट बताई है,
तो यानी आम के बाग का विज़िट जो है वो काश्तकार को तवातर के साथ करना होगा। ये आम का तेला जो है, इसको अंग्रेज़ी में मैंगो हापर कहते हैं। ये दो तरह का होता है। एक का एडल्ट जो है वो ब्राउन शक्ल का होता है, दूसरे का एडल्ट भी ब्राउन होता है और इसके एडल्ट भी ब्लैक होता है और बच्चे भी ब्लैक होते हैं। तो इस लिहाज से ये दो अलग अलग इसकी किस्में हैं तेले की। एक को ब्राउन तेला कहते हैं, दूसरा जो है वो ब्लैक तेला है। जो ब्लैक तेला है ये सिर्फ फूलों के ऊपर आता है। जो ब्राउन तेला है वो पत्तों के ऊपर भी आता है और ये फूलों के ऊपर भी आता है, ये दोनों जगह पे। लेकिन ब्लैक तेला ज़्यादा ख़तरनाक है और उसको मारना जो है वो मुश्किल है। अच्छा, तेले की जो मैनेजमेंट है ये बड़ी, इसको आप आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ये पहले तो हम कीड़ों का एक लाइफ साइकिल देखते हैं। जैसे इस कीड़े को अगर हम देखें तो साल के अंदर 2 सीज़न ऐसे होते हैं कि जब ये बिल्कुल पौधे के ऊपर से, सारे पौधे के ऊपर से इकट्ठा होके किसी ख़ास जगह पे आके बैठ जाता है। जैसे गर्मियों में अप्रैल के बाद मई जून में ये 10-11 बजे से लेके शाम 3 बजे तक ये सारा तने के ऊपर आके बैठ जाता है, जो सूरज से उल्टी साइड पे रोशनी से बचने के लिए। तो वहाँ इसको मारने के लिए सिर्फ 2 लीटर पानी चाहिए होता है, तो ये मुकम्मल तौर पे तलफ हो जाता है। इसी तरह जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो फिर भी ये पूरे पौधे से इकट्ठा होके आके तने के ऊपर बैठ जाता है। तो अगर तने को हम स्प्रे कर दें तो यहाँ पे भी ये तलफ हो जाता है। अगर हम गर्मियों में और सर्दियों में तने को स्प्रे कर दें अच्छी तरह तो ये कीड़ा तलफ हो जाता है, फिर ये बूर के ऊपर हमलावर नहीं होता। तो ये इस तरह बूर और फल जहरों से भी बच जाता है और कीड़े के नुकसान से भी बच जाता है। लेकिन फिर भी अगर बूर के ऊपर इसका हमला हो जाए तो फिर इसके ऊपर जो मुनासिब इंसेक्टिसाइड है वो स्प्रे कर देने चाहिए ताकि इसका कंट्रोल हो। क्यों, अगर इसको कंट्रोल ना करें तो ये मुकम्मल फसल को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो मेरे ख्याल में जितने भी इंसेक्ट हैं उनमें सबसे ख़तरनाक कीड़ा जो है वो यही है, जिससे बचना और जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल गफ़ार ग्रीवाल साहब, आपने अपना वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ लाए ज़राअत से ज़िंदगी प्रोग्राम में और आम के काश्तकारों के साथ इतनी अच्छी मालूमात शेयर की। लेकिन अगर कोई सवाल मैं पूछने से नहीं पूछ पाई हूँ और वो अहम है तो मैं चाहूँगी कि ज़राअत से ज़िंदगी के इस प्लेटफॉर्म से आप आम के काश्तकारों तक अपनी वो बात ज़रूर पहुँचाएँ। है, वैसे बहुत सारी अहम बातें हो गई हैं, तो मैं एक दो चीज़ें जो मिस हो गई हैं, जो मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार भाइयों को ज़रूर बतानी चाहिए कि आम का जो पौधा है ये बड़ा एक सेंसिटिव और हसास पौधा है। इसको समझने की ज़रूरत है, हमें इसको समझना चाहिए। इससे अच्छी पैदावार लेने के लिए और हर साल इससे अच्छी पैदावार लेने के लिए 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत बुनियादी हैं। एक, जब पौधे के ऊपर आम तैयार हो जाए तो वो हमें तोड़ लेना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा पौधे के ऊपर आम को रोकना नहीं चाहिए। दूसरा, आम तोड़ने के बाद हमें खाद बहुत जल्दी डाल देनी चाहिए। इसमें दरमियान में कुछ ज़्यादा वक्फा ना डालें और हमें ना कोई ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। खाद शाद का बंदोबस्त हमें पहले कर लेना चाहिए। जो तीसरी अहम बात है कि सर्दियों में पौधे का पानी बंद रखना चाहिए। सर्दियों में पौधे को पानी नहीं देना। ये आम तौर पे अक्टूबर के शुरू से लेके जनवरी के आखिर तक पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो जितना ये ज़मीन खुश्क रहेगी और पानी नहीं मिलेगा इसको, उतना ये फूलों की तरफ ज़्यादा माइल होगा। तो ये अगर 3 स्टेप हम बर वक़्त कर लें तो पौधे जो हैं ये हर साल फल देते हैं। ये पौधे बड़े इंसान दोस्त हैं, इनके ऊपर तवज्जो दें। आप यकीन करें ये कभी धोखा नहीं देते। मैंने कोई वैरायटी आम की ऐसी नहीं देखी जिसको प्यार मोहब्बत के साथ पूरा साल उसकी हिफाजत की जाए और आखिर में वो धोखा दे जाए। नहीं, ये जब भी इनके ऊपर पूरी तवज्जो दी जाती है ये हमें जो है वो पूरा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। जो दूसरी अहम बात है जिसका ज़िक्र ज़रूरी है, एक आम के बारे में एक कहावत भी है जिसको ना पंजाबी ज़बान की कहावत है कि आम जो है पानी के मारे हुए जो आम हैं वो हरे नहीं होते और जो गर्मी के मारे हुए आम हैं वो ठीक हो जाते हैं। या इसका मतलब ये है कि पानी दे मारे हुए अंब हरे नहीं होंगे जल्दी, लेकिन सोके दे मारे हुए अंब जल्दी हरे हो जाते हैं। तो ये आम बहुत ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता। हम बाज़ औक़ात इसको इतना पानी देते हैं कि इसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं
और जब हम गीली ज़मीन को बार बार पानी देते हैं तो इसका नीचे से रूट सिस्टम डैमेज हो जाता है। जैसे ही रूट सिस्टम डैमेज होता है तो फिर ये पौधा ऊपर से खुश्क होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये डाई बैक है। डाई बैक बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत सीरियस मसला है एक। लेकिन ये जब हम पौधे को ज़्यादा पानी लगाते हैं तो पहले उसकी जड़ें ख़राब होती हैं, फिर जड़ें चूँकि ऊपर वाले पौधे को सहारा नहीं दे पाती, फिर पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू हो जाता है। तो ये डाई बैक बेसिकली ये ओवर इरीगेशन है। तो आम के पौधे को ओवर इरीगेशन से बचाना चाहिए। सादा सा एक फार्मूला है जो मैं तमाम भाइयों को बताता हूँ कि जिसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि मैंगो में सिर्फ खुश्क ज़मीन को पानी लगाएं, गीली ज़मीन को कभी पानी ना लगाएं। आपके पौधे खुशहाल रहेंगे, सरसब्ज़ रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और भरपूर पैदावार देंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, आप आज तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला और अपने काश्तकार भाइयों के साथ जो मालूमात शेयर की। मुझे यकीन है कि आम की बेहतरीन और मयारी पैदावार के लिए और बेहतरीन जायके का और क्वालिटी का फल हासिल करने के लिए उनको मदद मिलेगी, जो बहुत अहम है। क्योंकि अग्रवाल साहब, जो इंटरनेशनली हम देखते हैं तो हमारा पाकिस्तान का आम पूरी दुनिया में अपनी लज्जत और जायके की वजह से मशहूर है। तो मुझे यकीन है कि उसमें फिर ये सारी मैनेजमेंट का बड़ा अहम किरदार है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने अभी हमारी गुफ्तगू सुनी और अब्दुल गफ़ार गरीवाल साहब ने हमें बताया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां और मसाइल हैं जो कि बूर से फल आने के दौरान आम के पौधे पर और फसल पर हमला करते हैं। इनसे बचाव कैसे मुमकिन है और हमें क्या करना है, ये जानने के लिए अब मैं दावत दूंगी बायर के एग्री एक्सपर्ट को, जो कि तशरीफ़ लाएंगे, बायर के रीजनल सेल्स मैनेजर मुल्तान जनाब आसिफ अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ़ लाइए सर। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। अभी हम बात कर रहे थे जनाब गरीवाल साहब से, तो उन्होंने हमें बताया प्री हार्वेस्ट फेज़ में आम के बागों के जो मसाइल हैं, लेकिन उनका हल क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे ताकि हमारे जो काश्तकार भाई हैं वो बेहतरीन और मयारी पैदावार ले सकें। जी, बहुत शुक्रिया फ़रा कि आपने काश्तकारों की रहनुमाई के लिए मुझे मौका दिया है। जैसा कि गरीवाल साहब ने दो ख़तरनाक मसाइल के बारे में बताया है जो आम के पैदावारी मरहले में आते हैं, जिसमें एक मसला जो हमारा है वो है सफूफी फफूंदी और मूसड़ी की बीमारियां हैं, जबकि दूसरा तेला और बाकी हशरात हैं। जी, सफूफी फफूंदी और मूसड़ी की बीमारियां इंतहाई ख़तरनाक होती हैं और ये आम के बाग के लिए एक बहुत बड़ी दुश्मन का किरदार अदा करती हैं। आप देख लें कि इन दोनों बीमारियों की वजह से हमारे जो पैदावार होती है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और साथ साथ हमारी जो क्वालिटी है वो भी ख़राब हो जाती है। तो इस सिलसिले में हमें चाहिए कि हम एक बेहतरीन तरीके से इसका लाअमल करें और अच्छे तरीके से इसे कंट्रोल करें। अब बायर के पास हम दुनिया के बेहतरीन फंजीसाइड मिक्सचर हैं, जिसे हम फफूंदी कुश मिक्सचर भी कहते हैं, जिसमें नटीवो एक बेहतरीन दोनों बीमारियों का हल है। अब नटीवो के बारे में मैं मज़ीद में बता देता हूँ कि नटीवो में है क्या। नटीवो दो ताकतवर जहरों का फफूंदी कुश मिक्सचर है, जिसमें एक फंगस की बढ़ोतरी को रोकता है जबकि दूसरा उसके सांस लेने के अमल को रोक लेता है, जिसकी वजह से बीमारी का जो फैलाव है वो रुक जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सफूफी फफूंदी और मुंह सड़ी की बीमारियां बाग के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं और इनके लिए नटीवो ही बेहतरीन हल है इनका। अब मैं आपको साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ भी बताना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि ये जो दोनों बीमारियाँ हैं ये दरख्त या पौधे के अंदर ही अंदर फैलती रहती हैं और ज़मींदार या काश्तकार को उस टाइम इनकी नज़र आती है जब इनका काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। तो हमें नटीवो का हिफाजती ही स्प्रे करना चाहिए और यही हमारी बायर की सिफारिश है। जी, तो ये जो नटीवो स्प्रे है, इसके स्प्रे के वक्त भी फिर बता दें। जी, नटीवो को आम की बेहतरीन पैदावार लेने के लिए नटीवो के दो हिफाजती स्प्रे करने चाहिए। पहला हमें 30% बुर आने पर उसके 15 दिन के बाद दोबारा हमें रिपीट करना चाहिए। जी, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें हमें नटीवो को ही हमें अपने बाग के ऊपर स्प्रे करना चाहिए और जिससे हमारी पैदावार भी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला होगी और इन बीमारियों का कंट्रोल भी हमें बेहतरीन मिलेगा। साथ साथ जो बायर की सिफारिशात हैं डोज़ के हवाले से और कैसे हमने इसका तरीका करना है, तो उसमें मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी किसी जहर का अगर हम स्प्रे करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 होता है जहर का इंतखाब, कि हमें किस जहर को किस मसले के लिए हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इंतखाब हमारा क्या है। उसके बाद आ जाता है टाइम,
किस टाइम हमें स्प्रे करना चाहिए, आया प्रिवेंटिव करना चाहिए या क्यूरेटिव करना चाहिए। तो बागों के लिए, बीमारियों के लिए हमेशा हमें प्रिवेंटिव ही जाना चाहिए, हिफाजती स्प्रे पर जाना चाहिए। साथ साथ मिकदार, महलूल कैसे हमने मिलाना है, कितने नंबर ऑफ लीटर्स में हमने ये महलूल को हमने मिक्स करना है और कैसे हमने महलूल बनाना है। उसके बाद आ जाता है तरीका इस्तेमाल, स्प्रे हमें कैसे करना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी होती है। यानी इंतखाब आपका हो गया है, जहर का इंतखाब हो गया, उसके बाद उसका टाइम, उसके बाद उसकी मिकदार, और आखिर में आ जाता है तरीका इस्तेमाल, स्प्रे कैसे करना है। तो मैं अपने ज़मींदार और काश्तकार भाइयों को यही तजवीज़ दूंगा कि नटीवो ही बेस्ट सोल्यूशन है सफेदी फफूंदी का और मूसड़ी का। बिल्कुल सही। तो मैं चाहूंगी आसिफ साहब कि यहाँ पे आप हमें नटीवो का वक्त, तरीका इस्तेमाल भी बता दें कि जैसे आपने कहा कि इसको 2 दफा स्प्रे करना है और स्प्रे का वक्त आपने बता दिया कि बूर के 30 दिन के अंदर 30% जब बूर आ जाए तब करना है और उसके 15 डेज के बाद दूसरा स्प्रे करना है। तरीका इस्तेमाल भी बताएं। जी बिल्कुल, हम आपको अभी फील्ड में ले जाते हैं, तो हम फील्ड में आप देख लें कि वहाँ पर महलूल किस तरह बनाया जाता है और हमें उसे स्प्रे कैसे करते हैं, तो आप फील्ड में देख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हसन नवाज़ मलिक है और मैं बाहर पाकिस्तान में बतौर टेक्निकल सेल्स मैनेजर कबीरवाला टेरिटरी में काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं कि आम के बाग पर बीमारी से बचने के लिए दरख्तों पर नटीवो का स्प्रे किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले पैक पर दी गई हिदायत को गौर से पढ़ें और उन पर सख्ती से अमल करें। अब हम आपको बताते हैं कि महलूल किस तरह बनाया जाए। बीमारी के हिसाब से नटीवो की डोज़ को तयन करें और 100 लीटर पानी में उसको हल करें। यानी अगर सिर्फ सफूफी फफूंदी का हमला नज़र आए या उससे कंट्रोल मकसूद हो तो हम 40 ग्राम नटीवो 100 लीटर पानी में हल करके स्प्रे करेंगे, और अगर मूसड़ी और सफूफी फफूंदी दोनों का हमला या उससे तदारुक मकसूद हो तो हम 90 ग्राम फी 100 लीटर पानी में नटीवो को हल करके स्प्रे करेंगे। जी नाज़रीन, अब हम आपको दिखाते हैं महलूल बनाने का तरीका। सबसे पहले हिफाजती इक़दाम कर लें, यानी दस्ताने पहन लें, और चेहरे पर मास्क चढ़ा लें। अब नटीवो की सिफारिश करदा मकदार को पानी में हल कर लें। यानी अगर पाउडरी मिल्ड्यू का मसला है सफूफी फफूंदी के लिए तो हम नटीवो के पैक में से 40 ग्राम नटीवो और इस महलूल को अच्छी तरह स्टिक करके हल करें। महलूल तैयार हो चुका है। अब हम टैंक को पानी से भरेंगे। आधा पानी से भरकर ये महलूल उस टैंक के अंदर डाल के और मज़ीद स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने से पहले हिफाजती लिबास को यकीनी बनाएं, क्योंकि बाग के ऊपर स्प्रे करना ऊपर से नीचे स्प्रे आता है और वो फुहार करने वालों के ऊपर आती है। तो इससे बचाव के लिए हिफाजती लिबास पहनें, मुंह को ढक कर रखें, आँखों पर चश्मा लगाएं और खाने पीने से गुरेज करें। इसके अलावा पैक पर दी गई हिदायत को गौर से पढ़ लें। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। यानी जो आपने हमें बताया उसके मुताबिक नटीवो जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है और एक ऐसा फंजिसाइड है कि जिसको आपने बूर के जब 30% बूर आ जाए तो इसका पहला स्प्रे करना है, 15 दिन के अंदर इसका दूसरा स्प्रे करना है। और ये ना सिर्फ वो जो फफूंदी है जिसको कि हम कहेंगे मूसड़ी फफूंदी या फिर पाउडरी मिल्ड्यू, इन दोनों की बढ़ोतरी को भी रोकेगा और इनके सांस लेने के अमल को भी रोक देगा, तो फौरी तौर पे ये इफेक्टिव। और आपने बताया कि उसके साथ जो रेजिस्टेंस है वो भी नहीं पैदा होगी, तो पौधा जो है स्ट्रॉन्ग भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बायर क्यों ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि जो हमारे काश्तकारों को बेहतरीन मयारी पैदावार हासिल करने में मददगार होती हैं। थैंक यू।